नमस्कार, आप देख रहे हैं चेक्स एंड बैलेंस। मेरा नाम साहिल मुरली मेघानी है। भाजपा पिछले 2.5 वर्षों से भारत के लोगों और अपने स्वयं के मुख्य वोट बैंक को बता रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए एक मानवीय कानून है जिसका उद्देश्य धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों, विशेष रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों को मदद करना है। इस कड़ी में हम 5 तथ्यों के साथ ये साबित करेंगे कि सीएए पर भाजपा भारत को बेवकूफ बना रही है। करीब 2 हफ्ते पहले यानी 18 जून को अफगानिस्तान के काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले में एक अफगान सिख समेत 2 लोगों की मौत हो गई और भाजपा की वर्षों से चलती आ रही त्रासदी का राजनीतिकरण करने की प्रथा का पालन करते हुए भाजपा के उपाध्यक्ष जय पांडा ने तुरंत इस मामले को सीएए के बारे में बना दिया। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। We must remember why India implemented the CAA law. Because minorities in many of these theocratic nations are under threat. They are under attack. Those who oppose the CAA, where are they now? Why are they not speaking up? उन्होंने जो कहा वे तथ्यों से कोसों दूर है, गलत है और हम जल्द ही आपको बताएंगे कि कैसे। लेकिन इससे पहले सीएए के डिजाइनर इन चीफ और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को सुने। वर्ष 2020 में जब अफगानिस्तान के एक और गुरुद्वारे पर हमला हुआ था तो तुरंत अमित शाह ने आपदा में अवसर मिलते ही उस मुद्दे में सीएए का मुद्दा घसीट दिया था। सुनिए। राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोल कर देख लो, परसों ही नानकाना साहब जैसे पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को नानकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ वो सिख भाई यहाँ आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? भाषण सुन लिए, अब सच्चाई सुनो। पांडा और शाह दोनों ही सरासर गलत है। क्यों? इसका उत्तर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के वास्तविक प्रावधानों में निहित है, साफ तौर से छपा हुआ है। फैक्ट नंबर 1, सीएए केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब ये है कि अगर आज कोई सिख और हिंदू अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है और अपने धर्म के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है तो सीएए उसे बचा नहीं सकता। सीएए उस पर लागू ही नहीं होता। यानी जिन सिखों को सीएए से बचाने की बात अमित शाह कर रहे हैं अपने भाषणों में, वो सीएए उन सिखों पर लागू ही नहीं होता। और ये सोचना मूर्खता होगी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस बात का पता नहीं है। ये सीएए कानून की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना है जिसे अमित शाह ने स्वयं खुद संसद में पेश किया था। एक नजर डालिए इस पे और देखिए कि कैसे इसमें 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट का साफ साफ जिक्र है। फैक्ट नंबर 2, अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। उसी से प्रेरणा लेते हुए बीजेपी कहती रहती है कि अगर सीए ना होता तो ऐसा होता, सीए ना होता तो वैसा होता। मैं अब आपको बता देता हूं कि अगर सीए ना होता तो कैसा होता। कुछ नहीं होता। पीएम मोदी के शब्दों में कहूं तो सब चंगा होता, क्योंकि सीए के जो उद्देश्य मोदी सरकार गिनवाते नहीं थकती है, उन सभी उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत में पहले से ही एक कानून है, वो भी वर्ष 1955 से। जी हाँ, 1955 से। उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। उस कानून के तहत भारत में नागरिकता चाहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, चाहे उसका धर्म या देश कुछ भी हो। इस प्रक्रिया का नाम है नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण, जिसका एकमात्र आवश्यकता यह है कि निवेदक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में लगातार रह रहा होना चाहिए, बस, कोई धर्म वगैरह नहीं। 1955 के नागरिकता कानून
और 19 के सीएए के बीच एकमात्र अंतर यह है कि 1955 का कानून धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत है, जबकि मोदी सरकार का संशोधन स्पष्ट रूप से भेदभाव करने वाला है। अब समय है फैक्ट नंबर 3 का। गृह मंत्री अमित शाह के अपने शब्दों के अनुसार जो उन्होंने भारतीय संसद में कहे, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत पाकिस्तान से आए 13,000 हिंदू और सिखों को भारतीय नागरिकता दी। और अब इस दस्तावेज पर एक नजर डालें, जिसे हमने भारत की नागरिकता के आधिकारिक ऑनलाइन मॉड्यूल से निकाला है। इन बिखरे हुए आंकड़ों को एक साथ रखने पर और उनको जांचने पर हमने ये पाया कि मोदी सरकार के 8 वर्षों में पाकिस्तान से केवल 5,752 लोगों को ही भारतीय नागरिकता दी गई है। यानी 10 वर्षों में मनमोहन के अधीन 13,000 हिंदू और सिख, जबकि 8 वर्षों में मोदी के अधीन सभी धर्मों के केवल 5,752, 13,000 बनाम 5,752। एक ऐसी पार्टी जिसने 2014 में अपने घोषणा पत्र में भारत को उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए प्राकृतिक घर घोषित करने के साथ चुनावी मुद्दा बनाया था, और एक ऐसी पार्टी जो कहती रहती है कि अन्य पार्टियों के तहत हिंदू खतरे में है। ये आधिकारिक आंकड़े मोदी सरकार की बेईमानी की कहानी बताते हैं। लेकिन फिर आधिकारिक आंकड़ों, कठोर तथ्यों और सच्चाई की किसे परवाह है? हिंदू खतरे में तो है मित्रों, लेकिन वो खतरा झूठे दावों के चक्रव्यूह में फंसने का है। फैक्ट नंबर 4 से मोदी सरकार के शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारे पर हमले के कुछ घंटे के भीतर अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में रह रहे 111 हिंदुओं और सिखों को आपातकालीन वीजा, इमरजेंसी ई वीजा दिया। और गोदी मीडिया सहित पूरा सरकारी तंत्र ने हिंदुओं और सिखों की रक्षा करने के लिए अपना थैंक यू मोदी जी वाला जाप शुरू कर दिया। आइए अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये सभी 111 लोगों को जिनको अब ई वीजा दिया गया, ये वीजा का आवेदन इन सभी ने भारत सरकार को पिछले वर्ष सितंबर 2021 में दिया था, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद। पर मोदी सरकार ने उन्हें ये ई वीजा नहीं दिए, और अब दिए हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब इसे और ध्यान से सुनिएगा। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले एक सिख सविंदर सिंह ने भी भारतीय वीजा के लिए आवेदन दिया था। एक ऐसा वीजा जो दुख की बात है कि उन्हें कभी नहीं दिया गया। और यहां सबसे चौंकाने वाली तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है। भारतीय विश्व मंच के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक के अनुसार, पुनीत सिंह चंडोक जो अफगानिस्तान में सिखों को निकालने के लिए भारत सरकार से लंबे समय से संपर्क में रहे हैं, उन्होंने हाल ही में 27 मई को उन्होंने और अफगानिस्तान में रहने वाले अन्य सिखों ने भारत के गृह और विदेश मंत्रालयों को ताजा याचिकाएं लिखी, गुहार लगाई। उसमें उन्होंने गुहार लगाई कि भारत उन्हें तुरंत ई वीजा यानी इमरजेंसी वीजा दे। जानते हैं उन्होंने ये गुहार क्यों लगाई कि तुरंत दिया जाए? क्योंकि आतंकवादी संगठन आईसिस ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर प्रॉफिट के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बदले में इन सिखों पर हमला करने की धमकी दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने इन धमकियों और गुहार के बावजूद कार्रवाई नहीं की। अगर सरकार वास्तव में अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की परवाह करती और उन्हें लंबे समय से उनके जो लंबित वीजा थे उनको मंजूरी दे देती, तो सविंदर सिंह को बचाया जा सकता था। एक बहुत बड़ा और घातक आतंकवादी हमला लगा मोदी सरकार को ये महसूस करवाने के लिए कि हिंदू और सिख अफगानिस्तान में वाकई खतरे में है। और ये लोग जाने जाते थे, मतलब बाहर जाने जाते थे, या इधर ही खुश, मतलब वो और वीजा नहीं मिला या नहीं जाना चाहते थे। वीजे की प्रॉब्लम थी, हमने वीजे बार अप्लाई किया इंडिया गवर्नमेंट से,
कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है हमारे को वीज़ा दे के हम निकले, मगर हम उसने हमारी नहीं सुनी। वीज़ा नहीं था, वीज़ा नहीं दिया। तो अगर वीज़ा मिलता था वो सब हम चले जाते थे, हमारे को पता है। पांचवा तथ्य है सीएए की कड़वी सच्चाई। भारत को खतरनाक स्तर तक ध्रुवीकृत कर, कई भारतीयों को जेल में डालकर और कितने ही भारतीयों की जान लेने के 2.5 साल बाद भी आखिर सीएए कहां है आज? सीएए ठंडे बस्ते में है। तो प्रिय जय पांडा जी, अगर हम 2014 की कट ऑफ तारीख को साइड पर भी रख दे, अलग भी रख दे एक पल के लिए, तो भी आपका सीएए अफगानिस्तान में इन सिखों की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि 2.5 साल बाद भी आपकी पार्टी की सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए नियम तक नहीं बनाए हैं। 2.5 साल 30 महीने यानी 930 दिनों से भी अधिक समय। यह स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार की वास्तविक मंशा धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वालों की मदद करना था ही नहीं, असली मंशा थी राजनीति। असली मकसद बीजेपी के कोर वोट बैंक तक ये संदेशा पहुंचाना था कि मुसलमानों को उनकी जगह दिखा दी गई है फिर से। क्योंकि अगर इरादा वास्तव में सताए गए हिंदुओं की रक्षा करना होता तो इन 800 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें फिर से पाकिस्तान नहीं लौटना पड़ता। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें सरकार ने भारतीय नागरिकता नहीं दी। अब इस आधिकारिक दस्तावेज को अपनी स्क्रीन पर देखें आप। ये दिसंबर 2021 में राज्यसभा में मोदी सरकार का लिखित जवाब है जिसे हमने निकाला है। इस दस्तावेज को खंगालने पर और इसके तह तक जाने पर हमने ये पाया कि 2018 और 21 के बीच 4 वर्षों में 8,224 लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनमें से 5,000 से अधिक आवेदन मोदी सरकार के पास लंबित रहे, पेंडिंग रहे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आपके सामने जो आंकड़ा रखने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। हमने पाया कि इनमें से लगभग 80% आवेदन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थे। मोदी सरकार और उनके सिपाहियों के बड़े बड़े दावे जो वो करते रहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों की रक्षा करने के लिए, ये आंकड़े उन दावों का दूध और पानी का पानी स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। खुद से पूछिए कि क्या कोई शंका बची है? प्रधानमंत्री जी, लोग कपड़ों से नहीं एक्शन से पहचाने जाते हैं। इसी के साथ इस प्रस्तुति का अब अंत होता है। आप चेक्स एंड बैलेंस के सभी एपिसोड द वायर के YouTube चैनल में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक्स एंड बैलेंस के नाम से देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स को आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। कृपया इस प्रस्तुति को भी आप शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.